हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आपको और आपके फैमिली को दिवाली की काफी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों टाइप ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक फंडामेंटल सीखे थे। वहां पे हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात की थी। उसके अलावा हम लोगों ने वुड्स, सोडा लाइम, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर रखी है। अगर आप लोगों को उन वीडियोस को देखना है और अगर आपको टॉपिक को पूरा डिटेल वे में एडवांस लेवल तक अगर कवर करना है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो गाइज, टाइप ऑफ सॉल्वेंट के बारे में वैसे तो आप लोग पहले से जानते हैं, बट आज अपन थोड़ा सा इसको ऑर्गेनिक के टच से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में जिस तरीके से सॉल्वेंट यूज होते हैं, ऑर्गेनिक में जिस तरीके से हम सॉल्वेंट को काम में लेते हैं, आज उस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो गाइज, सॉल्वेंट की डेफिनेशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है, अगर आप लैब के अंदर है, लैब में आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहां पे आपके पास एक सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट में आप अपना रिएक्टेंट और अपना रिएजेंट मिला रहे हैं। वो जो सॉल्वेंट होगा वो रिएक्टेंट और रिएजेंट को मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो अगर एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स द मीडियम टू कैरी आउट द रिएक्शन, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। जो मीडियम प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को कैरिड आउट होने के लिए, रिएक्शन को संपन्न होने के लिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एग्जांपल्स अगर हम देखें सॉल्वेंट में बच्चों, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। उनमें से सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो है जल, H2। गाइज, वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इवन केमिस्ट्री के अदर ब्रांचेस में, फिजिकल में और इनऑर्गेनिक में आप एज ए नॉर्मल सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है हर एक चीज को अपने अंदर डिसोल्व करने की और रिएक्शन करवाने की। तो वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट, हम इसको यूज करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। उसके बाद गाइस, सेकंड आपका सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म बार बार कई जगह हम यूज करेंगे CCl4 सॉल्वेंट, और साथ ही साथ CH2 भी यूज करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, और उसके अलावा हम यूज करेंगे अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट, मेथनॉल, एथेनॉल, इस तरीके से। तो ये सारे सॉल्वेंट है, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस है ऑर्गेनिक, ये सब रिएक्शन को करवाने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज सॉल्वेंट। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्वेंट के डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, एग्जांपल्स देख लिए। अब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को क्लासिफाई करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट में जानने के लिए हमें लोगों को सॉल्वेंट को बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे कैटेगरी बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं पोलरिटी के बेसिस पे, ध्रुवणता के बेसिस पे, कि पोलरिटी के बेसिस पे सॉल्वेंट को हम कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उनमें हम जो कैटेगराइज करते हैं बच्चों सॉल्वेंट को, हम यहाँ पे पहली कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। और साथ ही साथ एक दूसरी कैटेगरी हम यहाँ पे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या होता है डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि पोलर सॉल्वेंट को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और सेकंड कैटेगरी वहां पे होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस तरीके से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हम फर्दर पोलर सॉल्वेंट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर सॉल्वेंट के बारे में। तो गाइस, पोलर सॉल्वेंट वो होता है जो जनरली डायपोल मोमेंट रखता है, जिसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम डायपोल मोमेंट को हम लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा था कि डायपोल मोमेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल का। सो द डेफिनेशन इज अ सॉल्वेंट व्हिच हैज डायपोल मोमेंट, अ सॉल्वेंट व्हिच हैज डायपोल मोमेंट इज नोन एज पोलर सॉल्वेंट। जहां पर डायपोल मोमेंट होगा वो सॉल्वेंट हमारा क्या कहलाएगा, पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा। अगर हम एग्जांपल्स करें बच्चों इसमें, तो एग्जांपल सबसे पहले वाटर आ गया इसके अंदर, राइट। तो वाटर जो है वो H2 जो है, आप देखोगे वहां पे डायपोल मोमेंट बनता है, तो एक पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरीके से NH3 एक पोलर सॉल्वेंट है, HF एक पोलर सॉल्वेंट है। सबके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोल जनरेट हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर पोलर सॉल्वेंट। तो एसीटोन भी पोलर सॉल्वेंट हो गया, ROH भी पोलर सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आप जब यहाँ पे म्यू कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो गाइस वी कैन से polar solvents are those solvent which has mu not equal to 0, जिसका mu not equal to 0 होता है, उसको हम बोलते हैं polar solvent। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं कि पोलर सॉल्वेंट की दो कैटेगरी हम लोगों ने बनाई थी, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो इसमें हम पढ़ते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। बच्चों देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब पोलर सॉल्वेंट तो होगा। पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्वेंट जो प्रोटॉन दे सकते हैं, विच डोनेट्स प्रोटॉन इन द सॉल्यूशन।
जो प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं दैट इज नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमें क्या पता चलेगा कि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी बात वहां पे पता कर सकते हैं कि अगर उस सॉल्वेंट में हाइड्रोजन, जी हाँ हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन के साथ कनेक्टेड हो, फोन मतलब FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड होगा तो उन सॉल्वेंट को हम बोलेंगे कि वो सॉल्वेंट अगर पोलर है और हाइड्रोजन वहां पे फोन से कनेक्टेड है तो वो होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे पर्पस क्या है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों की जब हाइड्रोजन FO और N से कनेक्टेड होगा तो FO और N जो है वो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से वहां पे एक डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा जनरेट होगा और एक अच्छा खासा Dl प्लस और Dl माइनस वहां पे जनरेट होगा, तो अगर अच्छा खासा Dl प्लस Dl माइनस होगा तो पोलरिटी आएगी, तो इजीली वो वहां पे H प्लस दे सकता है। तो अगर H वहां पे FON से कनेक्टेड होगा तभी वो H दे सकता है, अगर वहां पे H FON से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हुआ तो उस कंडीशन में Dl प्लस Dl माइनस इतना अच्छा खासा नहीं आएगा हमारे FON पे और H पे Dl प्लस और FON पे Dl माइनस, तो वहां से H इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। तो उस चीज को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया शॉर्ट फॉर्म में, मैंने आपको बोल दिया कि H अगर वहां पे फोन से कनेक्टेड है तो वो क्या होगा वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H2 जो है, आप अगर आप H2 की स्ट्रक्चर बनाते हो, मैं एक की आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपके H2 की स्ट्रक्चर है वी शेप। तो इस H2 में आप देखते हो कि H जो है वो O से डायरेक्टली कनेक्टेड है और साथ ही साथ ये पोलर है, तो ये हो गया पोलर प्रोटिक। इसी तरीके से HN से है पोलर प्रोटिक, HO से है पोलर प्रोटिक, HF से है पोलर प्रोटिक, तो ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, जो पोलर तो होंगे जहां, लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट विच डज नॉट डोनेट प्रोटॉन इन सॉल्यूशन आर नोन एज और इज नोन एज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दैट मींस कि अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो जहां पे H जो है वो फोन से कनेक्टेड ना हो, बात समझ आ रही है, जहां पे H फोन से कनेक्टेड ना हो, बाकी H कहीं से भी कनेक्टेड हो, H कार्बन से कनेक्टेड हो सकता है, बट FO और N से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, सीधा बॉन्ड HO और FO और N का H के साथ ना हो। एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एसीटोन। अगर आप यहाँ पे एसीटोन की स्ट्रक्चर जानते हो तो वो हो गया एसीटोन की स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस वन, ये आपका एसीटोन है। अब इस एसीटोन में आप देखोगे कि O का कनेक्शन कार्बन से, हाइड्रोजन से नहीं है, तो ये क्या हो गया, पोलर है, यहाँ पे पोल जनरेट हो रहा है, और O जो है वो H से नहीं जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसी तरीके से बच्चों ईथर में देखोगे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन होता है, वहां पे भी डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है कार्बन से कनेक्टेड है। DMF, हाँ जी, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताता हूँ कि DMF की जो फुल फॉर्म है गाइस, DMF की फुल फॉर्म होती है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। इसी तरीके से DMA होता है डाइमिथाइल एसिटेमाइड, तो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल एसिटेमाइड आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो फॉर्मेमाइड मतलब एक कार्बन का एमाइड HCON, डाइमिथाइल मतलब N से 2 CH3, और एसिटेमाइड का मतलब CH3 सी डबल बॉन्ड ON CH3 CH3, तो डाइमिथाइल एसिटेमाइड हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो N है वो कार्बन से कनेक्टेड है, H से कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से बच्चों DMS और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो होता है वो आप अगर यहाँ पे कार्बन की बजाय आप सल्फर लेके आ जाओगे तो वो DMS हो जाएगा। HMPT और HMPA जो होते हैं वो हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरस एमाइड HMPA और हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरस ट्राइएमाइड HMPT। HMPA को हम फॉस्फोरेमाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो वहां पे डायरेक्टली O का कनेक्शन फॉस्फोरस से है, वहां पे O का कनेक्शन H के साथ नहीं है। तो ये सारे के सारे जो सॉल्वेंट हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं सारे के सारे होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गाइस। और एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर और नीचे रिएजेंट और सॉल्वेंट देखते हैं तो वहां पे अगर सॉल्वेंट एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जैसे DMSO, DMF, HMPT, HMPA, है ना, तो आप समझ जाना कि वो सॉल्वेंट 99% जो है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो शॉर्ट फॉर्म वाले सॉल्वेंट जनरली जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, बट अगर आप वहां पे उस चीज में वो एक जस्ट एक गेस कर रहे हैं, प्रेडिक्शन है, हो सकता है गलत हो सकता है सही भी हो, बट आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि फटाफट पोल निकाल लीजिए और पोल निकालने के बाद में देख लीजिए कि वहां पे HFON के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, अगर नहीं है तो एप्रोटिक, अगर है तो प्रोटिक। ऑलराइट, तो ये बात आपको समझ में आ गई। बट हाँ 99% हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होते हैं शॉर्ट फॉर्म वाले वो सारे के सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड पोलर नहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर के हमने दो कैटेगरी डिस्कस कर ली, एप्रोटिक और प्रोटिक। अब बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं। तो वो जो सिंपल सी बात है कि जो पोलर सॉल्वेंट है वहां पर डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट विच डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट, दैट मींस कि वेयर वी हैव वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 0, तो जहां पे म्यू की वैल्यू 0 है वो होंगे हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल देखें, चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आप देखोगे बच्चों तो CCl4,
CCl4 की स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल शेप में आप देखोगे कि नीचे वाले 3 Cl का जो डाइपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ रिजल्टेंट होगा और Cl का ऊपर होगा रिजल्टेंट। तो दोनों जो पोल है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और 180 डिग्री पे है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से बेंजीन, हेक्सेन और CH2 ये सारे के सारे जो सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हम, और ये सारे के सारे म्यू इक्वल टू जीरो होने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा, आपने यहाँ पे सॉल्वेंट का काफी अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोलोलाइसिस कि सोलोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।